जापान की असली शुरुआत। डीएनए से खुलता इतिहास पीढ़ियों तक जापान ने अपनी शुरुआत की एक सरल कहानी बताई। एक लोग, एक मूल, एक अबाधित अतीत। लेकिन अब प्राचीन डीएनए की नई खोजें उस कहानी को बदल रही हैं। होक्काइडो और उसके आसपास के द्वीपों की मिट्टी के नीचे ऐसे आनुवंशिक संकेत मिले हैं जो यह चुनौती देते हैं कि पहले जापानी लोग वास्तव में कौन थे। भूले बिसरे खोजकर्ताओं से लेकर आधुनिक जेनेटिसिस्ट तक हर खोज उस पुरानी और जटिल वंशावली का एक नया हिस्सा जोड़ती जा रही है। वैज्ञानिक जो देख रहे हैं वह किसी एक स्रोत की कहानी नहीं, बल्कि 40,000 साल की यात्रा है जो आज भी जारी है। कई दशकों तक जापान में वैज्ञानिकों को कुछ प्राचीन अवशेषों पर शोध करने की अनुमति नहीं थी, खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में मिले अवशेषों पर। इन प्रतिबंधों के पीछे राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण थे, क्योंकि जापान की आधिकारिक कहानी उसे एक समान नस्ल वाले राष्ट्र के रूप में पेश करती थी। स्कूलों में भी यही सिखाया जाता था कि जापान का एक निरंतर और एकल वंश है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन हाल की पुरातात्विक और आनुवंशिक खोजों ने इस विचार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रागैतिहासिक कंकालों से निकाले गए डीएनए से पता चला है कि जापान की आबादी कई अलग-अलग जड़ों से बनी है, जो हजारों साल की आपसी मिलावट और प्रवास से बनी संरचना है। इन्हीं में से एक पुराने कंकाल ने यह दिखाया कि जापान का अतीत पहले से कहीं ज्यादा पुराना और विविध है। जब विदेशी खोजकर्ता पहली बार होक्काइडो के मूल निवासियों यानी आइनू लोगों से मिले, तो वे यह मान ही नहीं पाए कि वे अब भी जापान में हैं। 1865 में ब्रिटिश अन्वेषक थॉमस ब्लैकिस्टन ने उत्तरी जापान की यात्रा के दौरान आइनू लोगों को देखा। उन्होंने नोट किया कि उनका रूप रंग टोक्यो के जापानी लोगों से काफी अलग था। उनके दाढ़ी मूंछें, गहरी आंखें और लहराते बाल उन्हें अलग बनाते थे। प्रारंभिक मानव विज्ञानियों ने उनके स्वरूप की तुलना उत्तरी यूरेशिया के लोगों से की, जिससे विद्वानों में भ्रम फैल गया। ब्लैकिस्टन की रिपोर्टों ने जापान की एक रूप जाति की धारणा पर सवाल उठाया और यह संकेत दिया कि इन द्वीपों में एक पुरानी वंशावली मौजूद थी। लेकिन अगले 100 वर्षों तक आधिकारिक इतिहास ने इन लोगों के योगदान को लगभग पूरी तरह मिटा दिया। जब मेजी सरकार ने जापान का आधुनिकीकरण किया, तो उसने केवल कानून ही नहीं, बल्कि अपनी वंशावली भी फिर से लिख दी। 1859 में लागू नीतियों के तहत आइनू लोगों को पूर्व आदिवासी कहकर राज्य नियंत्रण में ले लिया गया। उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं, पारंपरिक शिकार और मछली पकड़ने के अधिकार खत्म कर दिए गए। आइनू भाषा स्कूलों में प्रतिबंधित कर दी गई और बच्चों को जापानी नाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। मानव विज्ञान और शिक्षा दोनों ने यह धारणा मजबूत की कि जापान हमेशा से जातीय रूप से एकरूप रहा है। इस तरह पीढ़ियों तक लोगों को यह पता ही नहीं चला कि देश में दूसरी जड़ें भी थीं। यह चुप्पी तब टूटी जब एक जीव विज्ञानी ने चुपचाप वो शोध शुरू किया जिसे कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सप्पोरो की एक छोटी प्रयोगशाला में कुछ बूंद लार ने प्रागैतिहासिक इतिहास को बदलना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में आनुवंशिकी विशेषज्ञ मसाको यामादा ने आइनू स्वयंसेवकों के साथ उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो मातृवंश को दर्शाता है, पर शोध किया। उनकी संवेदनशील और सम्मानजनक पद्धति ने उन समुदायों का भरोसा जीता जो पहले वैज्ञानिक संस्थानों से सावधान रहते थे। जब परिणाम आए, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आइनू लोगों में कुछ ऐसे मातृ हैप्लोग्रुप मिले जो जापान के बाकी हिस्सों में बहुत दुर्लभ थे। इससे संकेत मिला कि उनकी आनुवंशिक जड़ें उन कृषि समाजों से कहीं पुरानी थीं जो बाद में जापान की मुख्य आबादी बने। लेकिन असली मोड़ एक 9,000 साल पुराने कंकाल से आने वाला था। 1998 में नागानो प्रीफेक्चर में एक निर्माण स्थल से जापान का सबसे पुराना मानव जीनोम मिला। कर्मचारियों को मिट्टी और ज्वालामुखी राख में दबा हुआ एक जौमन काल का कंकाल मिला जो असाधारण रूप से सुरक्षित था। वैज्ञानिकों ने उसमें से प्राचीन डीएनए निकाला जो जापान की नमी भरी जलवायु में पहले असंभव माना जाता था। जब उस जीनोम का विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि उस जौमन महिला और आधुनिक आइनू के बीच मजबूत आनुवंशिक समानता थी, खासकर मातृरेखा से जुड़े जीनों में। यह संबंध लगभग 9,000 साल तक चला था। इसका मतलब यह था कि आइनू लोग
नए आने वाले नहीं, बल्कि जापान के पहले लोगों के सीधे वंशज थे। फिर लगभग 300 ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया। युद्ध से नहीं, बल्कि धान की खेती से। कोरियाई प्रायद्वीप से आए यायोई समूह अपने साथ धान की खेती, धातु उपकरण और नई सामाजिक संरचनाएं लाए। खेती ने बड़ी आबादियों को सहारा दिया और कुछ सदियों में यायोई लोगों ने जापान के ज्यादातर मुख्य द्वीपों में फैलाव कर लिया। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला कि जब इन नए आगंतुकों ने पुराने जॉमन लोगों से मेल किया, तो उनके जीन धीरे धीरे मिलकर आधुनिक जापानी आबादी की नींव बने। हालांकि जॉमन वंश के कुछ निशान आज भी खासकर दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र, ठंडा और अलग थलग होक्काइडो, इस बड़ी आनुवंशिक मिलावट से लगभग अछूता रहा। होक्काइडो एक जीवित आइस एज संग्रहालय बन गया। जेनेटिक अध्ययनों में पाया गया कि कई आइनू पुरुषों में वाई डीएनए हैप्लोग्रुप डी पाया जाता है, जो एशिया की सबसे पुरानी वंश रेखाओं में से एक है। यह जीन तिब्बती और अंडमान द्वीप समूह के लोगों में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि इनके पूर्वज हजारों साल पहले अन्य एशियाई समूहों से अलग हो गए थे। जापान की द्वीपीय भौगोलिक स्थिति ने इन प्राचीन जीनों को सुरक्षित रखा, उन्हें उन प्रवास लहरों से बचाया जिन्होंने बाद में पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों को बदल दिया। इस तरह आइनू लोग आज भी शुरुआती मानव बसावट का एक दुर्लभ खिड़की जैसे उदाहरण हैं। लेकिन यही जीन जीवित रहने और अनुकूलन की कठिन कहानी भी बताते हैं। जब शोधकर्ताओं ने पुराने विश्वविद्यालयों के तहखाने खोले, तो उन्हें सिर्फ नमूने नहीं, बल्कि पूर्वज मिले। 2000 के दशक में पता चला कि पुराने शोधों के दौरान हजारों आइनू अवशेष कब्रों से निकालकर विश्वविद्यालयों में रखे गए थे, बिना समुदाय की अनुमति के। इससे यह बहस शुरू हुई कि ऐसे अवशेषों का पुनः दफन और अध्ययन किस नैतिक ढांचे के तहत होना चाहिए। आइनू समुदाय ने मांग की कि आगे का वैज्ञानिक शोध पारदर्शिता और सहयोग से किया जाए, जिससे सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान हो। इन चर्चाओं ने जापानी मानव विज्ञान को साझा जिम्मेदारी की ओर मोड़ा। इसी बहस के दौरान एक आनुवंशिकी विशेषज्ञ ने उन संग्रहों में फिर से शोध शुरू किया और देश भर में चर्चा छेड़ दी। जब नए डेटा सामने आए, तो यह जाति के बारे में नहीं था, बल्कि संबंधों के बारे में था। आधुनिक आनुवंशिक अध्ययनों में पाया गया कि लगभग सभी जापानी लोगों में जॉमन और यायोई दोनों वंश मौजूद हैं, बस उनका अनुपात क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है। आइनू लोगों में सबसे अधिक प्राचीन जॉमन वंश पाया जाता है, लेकिन वे भी जापान के बाकी जनसमूहों से आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि जापान का इतिहास मिलावट का है, प्रतिस्थापन का नहीं। वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि डीएनए सांस्कृतिक पहचान नहीं बताता, वह केवल यह दिखाता है कि लोग कहां से आए थे, यह नहीं कि वे कौन हैं। फिर भी एक सवाल बाकी रहा, ये जड़ें आखिर कितनी पुरानी हैं? धान से पहले, साम्राज्यों से पहले, यहां इंसान पहले से मौजूद थे। पुरातात्विक और आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि इंसान पहली बार जापान लगभग 40,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान पहुंचे थे। ये शुरुआती बसने वाले वे जीन लेकर आए थे जो बाद में आइनू जैसे अलग थलग समूहों में टिके रहे। उनकी वंशावली जापान को एशिया की बड़ी मानव प्रवासन कहानियों से जोड़ती है, साइबेरिया और प्रशांत तटों से होकर आने वाले प्राचीन मार्गों से। आइनू का जीनोम आज भी पूर्वी एशिया की सबसे पुरानी आनुवंशिक विरासतों में से एक को संजोए हुए हैं, और जैसे जैसे डीएनए तकनीक आगे बढ़ रही है, संभव है जापान का अगला प्राचीन जीनोम एक ऐसा अध्याय खोले जिसे हम अब तक सोच भी नहीं पाए थे।